हेलो दोस्तों, जैसे देखिए हमारी टीम ने यूपीपीसीएस वन चैनल ने आपसे वादा किया था आपको टाइम पर क्विक रिवीजन सीरीज की मैगजीन प्रोवाइड की। अब है उसका नेक्स्ट स्टेज। मैं क्विक रिवीजन सीरीज पर ये डिस्कशन है, आपको जो मैगजीन है वो पेड बैच में अवेलेबल होगी। जो ये डिस्कशन है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल टू एवरीवन ऑन यूट्यूब। अब देखिए यहाँ बस मैं इसके बारे में एक चीज़ ये कहूँगा कि जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है बहुत कम टाइम में इसने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है। इतना नाम हो गया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इवन लीडिंग इंस्टीट्यूट अब यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, मैं किसी का नाम लूँ वो अच्छा नहीं है, वो भी इस कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं। हूबहू इस कंटेंट को उठा के बस उसका प्रेजेंटेशन चेंज किया है और वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए कंटेंट है, आप भी यूज़ कीजिए बिल्कुल, लेकिन अगर हाँ किसी को क्रेडिट, आप किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर उसको क्रेडिट ज़रूर दें, क्योंकि एटलीस्ट अगर हमारी टीम ने भी इसको बनाया है, ऑब्वियसली जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ से इसको किया गया है, लेकिन एक बहुत अच्छा खासा टाइम लगा है जहाँ रिपीटेड थीम्स को उठाया गया है। तो उस टीम ने जिसने इस काम को किया है उनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। हम भी ऐसे जैसे वीडियो बनाते हैं घटना चक्र की मैगजीन के ऊपर, तो ऑब्वियसली हम भी उनको क्रेडिट देते हैं क्योंकि उनकी टीम ने वाकई में बहुत काम किया है। आप अगर मॉनेटरी उनको बेनिफिट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। अब देखिए क्विक रिवीजन सीरीज़ पर जाने से पहले मैं बस आज आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, उस पर आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा डेफिनेटली। ये है यूपीपीसीएस वन बैच की साइड से आपके लिए 20 डेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप भाई देखिए जिस तरह से सारे सब्जेक्ट्स के बहुत शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसमें, और पिछले 13 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी क्विज है, और साथ ही साथ 10 फुल लेंथ टेस्ट है आंसर की के साथ, यूपी स्पेशल क्विज भी है, और सी सेट के भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, जिसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको कराया गया है। क्विक रिवीजन सीरीज ये जो मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ ये भी है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में उपलब्ध है। और ये जो आपके जो प्रहार मैगजीन है, जो बहुत सारी मैगजीन्स का एक निचोड़ है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। ये सारे का सारा प्रोग्राम मात्र पहले ये 799 का था, लेकिन जैसे अब टाइम कम बचा है तो इसकी फीस को भी कम कर दिया गया है 399 में। आप जुड़ने के लिए ये जो नंबर दिया है यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर सीधा हमारा जो यूपीपीसीएस वन चैनल है वहां से आप देख सकते हैं। ये हो गई आपको बताने की बात। अब आते हैं सीधा कंटेंट पे। कंटेंट आ गया हमारा यहाँ, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं हम कंटेंट पर। कंटेंट पर आज मैं कोशिश करूंगा कि अब आप लोगों को वाकई में मतलब जो पिछले साल से किस तरह से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं वो करने की एक कोशिश की जाएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। क्विक रिवीजन सीरीज इंपॉर्टेंट, ये जो है मेरे पास, आप लोगों के पास जो मैगजीन होगी वो या तो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, लेकिन अब मेरे पास तो दोनों तरह के बच्चे हैं, तो मुझे मतलब हमारी टीम ने बाइलिंगुअल दी है ताकि मैं दोनों तरफ से चीज़ें बता सकूं। अब एक थीम है यूपीपीसीएस की बेसिकली, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पूछता है जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके बारे में। अब जिस तरह से जैसे आप जानते हैं कि चाहे तो देश में अलग अलग हो चाहे दुनिया में अलग अलग हो, डाइवर्सिटी है, हो सकता है मेरे यहाँ किसी चीज़ का कुछ और नाम है, उसी चीज़ को मैं कहीं और जाकर देखूँ तो उसका कुछ और नाम मिलेगा। तो ये जो अलग अलग नाम है इससे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं जो यूपीपीसीएस बहुत पूछता है। जैसे कि आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके बारे में पूछता है कि काल बैसाखी कहाँ का नाम है, नॉर्वेस्टर कहाँ का नाम है, या फिर आपका इसी तरह से जो ये कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम, जैसे कि झूम कल्टीवेशन हो गया, फिर आपका दीपा है, जारा है, मिल्पा है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो ये चीज़ है, हम इसको देखते हैं। यहाँ कोई भी चीज़, एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं है इस सीरीज में जो आपको ये लगना चाहिए कि ये अननेसेसरी है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि ये अननेसेसरी है। जो भी पॉइंट है मैं ये कहूँगा जो आपने पढ़ा, जहाँ से पढ़ा, जितना पढ़ा, बस आप कुछ टाइम हमें दे दीजिए। पूरी कोशिश करूँगा बहुत जल्द से जल्द ख़त्म कराने की, और न सिर्फ ख़त्म कराने की, अच्छे से कराने की। एक मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं तो उसका आप आंसर ज़रूर दें। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप इसे शेयर कीजिए, ये सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वो आपका दिल है ना।
ऑब्वियसली एक आदमी क्या चाहता है यहाँ पे खड़ा हुआ कि भाई हाँ हमारा प्रमोशन हो, हमें चीज़ें बढ़े, हमारी ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आप ज़रूर आंसर दें। तो इतनी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, विनती रहेगी और गुजारिश रहेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लोकल नेम्स, लिस्ट ऑफ लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम है बेसिकली, अगर आप देखें तो ये जो झूम है, झूम कल्टीवेशन, ये आपका है नॉर्थ ईस्ट में, जो भारत का उत्तर पूर्वी है वहां पर जो नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वो है झूम। इसी तरह से विवार एंड दाहियार है। ये आपके लिए जो विवार और दाहियार है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, जो आपके यूपी से, बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र यूपी में भी है, कुछ आपका मध्य प्रदेश में। तो वहां जो लोकल लेवल पर ये स्थानांतरण जो कल्टीवेशन होती है ये होती है वेबर और दाहियार। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां होगी, उस जगह होगी जहां हालात अच्छे नहीं होंगे। जहां जैसा कि मान लीजिए मैं रहता हूं नोएडा में, तो मेरे यहाँ क्या है ना, यहाँ पानी की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास ट्यूबवेल का कनेक्शन बहुत अच्छा है। फिर पास में ही यमुना रिवर भी है, हिंडन रिवर मेरे गांव के पास से निकलती है, तो पानी की ऐसा हमें कमी रही नहीं। तो हमारे यहाँ क्या है, आप 2 सीजन 3 सीजन में जो भी बोना चाहे आप बो सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस जगह पर जहाँ इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो वहाँ आपका ऐसी कल्टीवेशन होती है कि जो इसको अभी यहाँ कर लिया फिर आगे चले, फिर आगे चले, तो उस तरह से। तो झूम हो गया नॉर्थ ईस्ट में, विवार दाहियार हो गया बुंदेलखंड रीजन में, दीपा है बस्तर में, जारा एंड इरका जो है सदर्न इंडिया। यहाँ जैसे अब है एक है बत्रा। बत्रा जो है ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि मैंने इसको हाल फिलहाल कहीं न्यूज़ में देखा था थोड़ा सा। तो आपको ये कहाँ है, साउथ ईस्ट। अब इतना भी याद आपको रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप साउथ ईस्ट पूरा याद रखें कि साउथ ईस्ट राजस्थान में यह है, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान याद है बहुत है, उतने से आपका काम चल जाएगा। पोड़ू जो है, पोड़ू आंध्र प्रदेश में है। पोड़ू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगर आप मेरे से कहेंगे कि सर इसमें से मुझे कोई 3 बताइए जो मुझे याद रखनी चाहिए, मैं कहूँगा सबसे नंबर 1 तो आपको कुमारी याद रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एग्जाम ये नहीं पढ़ी है और एग्जाम में आपके पास आ गई है तो आप इसे दूर से दूर सोचते हुए भी केरला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो ना कुछ नाम हम जोड़ लेते हैं कि ये नाम यहाँ नहीं होगा। जैसे कि एक हिल है सारामती, सारामती है नागालैंड में। अगर मैं आपसे ना बोलूं कि नागालैंड में ही आपने नहीं पढ़ा हो और मैं 3 ऑप्शन दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव पे बहुत कम लोग हैं जो नन ऑफ द अबव लगाएंगे। वो इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन को ले लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि सारामती यहीं पर ही होगी। या मैं नागालैंड भी लिख दूं तो नागालैंड तक बहुत कम बच्चे हैं जो नागालैंड तक सोचेंगे। ओके, तो एक तो कुमारी हो गया, एक विवार दाहियार हो गया, और झूम जो आपको जनरली याद है तो वही आपको ये हो गया। झूम जो है हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, एंड यहाँ है कमन वेंगा धावी। धावी थोड़ा सा याद रख सकते हो, धावी कहाँ की है, उड़ीसा की है। अब जैसे यहाँ पर एक टर्म आ गया वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है बेसिकली ये यहां से यहां इस तरह से चल रहा है। वेस्टर्न घाट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितने स्टेट में है। वेस्टर्न घाट जो है 6 स्टेट में है। गुजरात से स्टार्ट होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो हाइट है वो इस तरह से बढ़ती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप चलेंगे तो उसका एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। ओके, एक और चीज यहां पर पूछी जाती है कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ है, केरला में है, और इसकी हाइट है 2695 मीटर। 2695 मीटर आपकी वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी। कहाँ है, केरला में है। इसका इस तरह से एलिवेशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है ये। और कितने स्टेट में है, 6 स्टेट में है। तो मैंने कोशिश की कि एक पॉइंट से जुड़े हुए आपको दूसरा पॉइंट भी मैं बता सकूं। तो ये सेम वही नाम है, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा था। बस मैंने आपको थोड़ा सा पश्चिमी घाट के बारे में एक चीज बताने की कोशिश की है। तो ये हो गया आपका लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। अब इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये तो दूसरे देशों में भी है। तो अगर हम दूसरे देशों में देखें वहाँ क्या क्या नाम है, अब इतने सारे नाम यहाँ दिए हुए हैं। मैं कहूँगा बिना किसी झिझक के अगर सबसे पहले याद रखना हो तो मिल्पा याद रखिए। मिल्पा
काफी बार पूछा गया है। मिल्पा है कहाँ? मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। और एक है आपका कानुको। मिल्पा कानुको, कानुको कहाँ है? वेनेजुएला का है। कानुको कहाँ का है? वेनेजुएला का है। इसी तरह से रोका, चेतेनमेनी, लडांग। लडांग एक ये याद रख सकते हो, लडांग जो है, लडांग काफी बार पूछा गया है। पूछे तो इनमें से बहुत सारे गए हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये रहे हैं। मैं एक बार सारे पढ़ देता हूं। जो रे है, रे कहाँ है? आपका वियतनाम में है। मसोले, एक चीज मैं बीच में रुक के बोलना चाह रहा हूँ, आप जो है ना अपनी मैगजीन को सामने रखिए, कान में हेडफोन लगाइए, आराम से बैठ जाइए, बस अपनी मैगजीन सामने रखिए, एक बार कलम यहाँ चलाते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा बताऊं उसको लिखते रहिए, बस इतना ही कीजिए। एक बार हमारे साथ एक बार देख लीजिए, एक बार फिर रिपीट करके फास्ट में 2x मोड में देख लेना, बस इतना करके जाना। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आप एग्जाम के दौरान दिल से हमारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। रे कहाँ का हो गया? वियतनाम का हो गया। मसोले हो गया कोंगो यहाँ। और फैंग जो है, फैंग इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्री। लोगन जो है वो वेस्ट अफ्रीका में है। रोका, यहाँ मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप एक देखें श्रीलंका का, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जो श्रीलंका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका क्या नाम है? श्रीलंका में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका क्या नाम है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये पहला टास्क हो गया आपका। ओके, अब यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने की अगर मैं आपको कोशिश करूं, तो जो जायर रिवर है या कोंगो रिवर है, ये आपका इक्वेटर को 2 बार कट करती है। क्या करती है? इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इसी तरह से एक और रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो साउथ अफ्रीका। और उसका क्या खासियत है कि वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देखो पहले हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर हो गया इक्वेटर, और फिर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखो, अगर मैं कभी हिंदी शब्द यूज ना करूं तो आप जो है ना चीज को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने ये 0 डिग्री बोल दिया, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ इस पे इक्वेटर को 2 बार कौन कट करती है? जायर रिवर, जायर या फिर कोंगो। ओके, ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है। कैप्रिकॉन को कट करती है लिम्पोपो। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ये इंडिया में रिवर है। और ये आप मुझे बताएंगे इस रिवर का नाम क्या है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, ये आप मुझे बताएंगे। मैं यहाँ एक अल्फाज लिख देता हूं उसका, एम से स्टार्ट होता है। आप मुझे बताएंगे ये किस स्टेट में है और इस रिवर का नाम क्या है। तो ये हो गया आपका जायर रिवर से रिलेटेड एक फैक्ट। और दूसरा, अगर मैं इसमें बोलूं कहीं कोई और चीज बताने लायक इसमें हो तो नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, रे जो है वियतनाम में है, मसोले कोंगो में है, फैंग जो है इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्री में है, लोगन जो है वेस्ट अफ्रीका, और मिल्पा, मिल्पा आपको बहुत याद रखना है, मिल्पा है मैक्सिको, एंड कानुको है वेनेजुएला, रोका ब्राजील, चेटेमेनी उगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, लडांग जो है जावा एंड इंडोनेशिया। अगर आपको याद रखना मिल्पा, कानुको, लडांग एंड जो श्रीलंका में है, श्रीलंका वाली आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। 5 लार्जेस्ट आयरन ओर माइंस इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, यहां मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये ऐसा कभी रेयरली क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे ये कहे कि आप ऑस्ट्रेलिया की 5 लार्जेस्ट कहता है। ऐसा पूछ सकता है कि ये लार्जेस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह से आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ यूएसए पूछ लिया, मिसाबी, या फिर इसी तरह से इंडिया का एक पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया का दे देंगे, रशिया का दे देंगे, मैच द फॉलोइंग करा देंगे। तो ये जो इस तरह के जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये उन्हीं क्वेश्चन को तैयार करने के लिए है, ताकि आपको याद रहे कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा था तो ये था ऑस्ट्रेलिया का, या कहीं वो मैच कराने के लिए आ जाता है कि ये किस कंट्री का है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपकी, ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। तो जो ऑस्ट्रेलिया के 5 लार्जेस्ट आयरन और माइंस है वो कौन सी है? माउंट न्यूमैन जॉइंट वेंचर जो है ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। जिम्बलेबार जो है, जिम्बलबर, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया की। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि आप सब याद रखें, सब याद रखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा ग्रेटर टॉम प्राइस माइन
ठीक है, अगर आप पढ़ लें एक दो बार पढ़ लें ठीक है, लेकिन दिमाग पे ये लोड नहीं लेना है कि ये सबका सब याद रहना चाहिए। यहां बस मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आयरन ओर है, आयरन ओर, इसका अगर हम देखें लार्जेस्ट रिजर्व और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके, वर्ल्ड वर्ल्ड में देखें और इंडिया में देखें। तो वर्ल्ड में इसका जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कहां पर है इसका, रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर रशिया। और इंडिया में अगर देखें सबसे ज्यादा कहां है रिजर्व, उड़ीसा, और आपका दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। तीसरा नंबर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, ये यूपीपीसीएस 2022 का पहले ही क्वेश्चन आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और उसने पूछा था, तो ये आप वहां इस तरह से आप चीजें याद कर सकते हैं। तो जो रिजर्व है, ओके, मैं प्रोडक्शन में भी लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक साथ बताता हूं। यहां सिर्फ हम प्रोडक्शन में इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको यहाँ एक चीज बताता हूँ, 55%। ओके, अब आपने ये देख लिया आयरन ओर है, ओके, आयरन ओर हो गया। उसका जो लार्जेस्ट रिजर्व है दुनिया के लेवल पे देखें तो कहाँ है, सबसे ज्यादा है आपका ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे नंबर पे कहाँ है, ब्राजील में, तीसरे नंबर पे कहाँ है, रशिया में। रशिया नहीं भी याद है तो चलेगा, आपको दो याद रहने चाहिए, पहला कहाँ ब्राजील, दूसरा पहला कहाँ ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कहाँ ब्राजील। ए बी, बस ठीक है, आई ए बी कि आयरन जो है आई ए बी मतलब ऐसा नहीं है, ये कोई ट्रिक है, बस कहीं से भी आपको याद रह जाए, बस आपको याद रह जाए। तो रिजर्व क्या हो गया, रिजर्व हो गया आपका वर्ल्ड लेवल में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रशिया। इंडिया में उड़ीसा एंड झारखंड, उड़ीसा झारखंड आपका रिजर्व है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, झारखंड यहां चेंज हो जाता है। और यही यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, उसने दो कर दिया था, टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग आयरन जो स्टेट है वो कौन कौन से हैं। तो आपको नॉर्मल दिमाग में झारखंड याद रहेगा, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ था जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर आप देखें उड़ीसा जो है, उड़ीसा आपको इस तरह से याद रखना है कि हाफ जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है ना, हाफ से भी ज्यादा जो 55% है आयरन और प्रोडक्शन, वो कहाँ से होता है, उड़ीसा से होता है। छत्तीसगढ़ से लगभग आपका 17% के करीब होता है, बाकी और कर्नाटका है तो 12-13% के करीब है। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है परसेंटेज, बस आपको मोटे मोटे तौर पे ये, जैसे कहीं आप पढ़ेंगे कि माइका का प्रोडक्शन इंडिया जो है उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑलमोस्ट 90%। इसी तरह से कुछ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल एक्सेप्शन वाली हैं, वो अब बस आप याद रख लीजिए, बाकी और चीजें याद रखने की जरूरत है नहीं। तो ये आपका हो गया आपका लार्जेस्ट आयरन और माइंस इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ है 5 लार्जेस्ट माउंटेन इन अफ्रीका इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो 5 अफ्रीका के 5 बड़े पर्वत हैं उनको अवरोही क्रम में बेसिकली यहाँ सजाया गया है। तो यहाँ पहला क्या है, सबसे जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो याद होना चाहिए। माउंट किलिमंजारो की हाइट हो सकता है एक दो बार वो बहुत जब डेप्थ में गया है तो पूछ लिया है, अदरवाइज हाइट इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत कहाँ है कि माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, किस कंट्री में, तंजानिया में है। ओके, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। दूसरे नंबर पे है माउंट केनिया। ऑब्वियसली माउंट केनिया कहाँ है, केनिया में ही है। और तीसरा माउंट स्टैनली। माउंट स्टैनली जो है युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दो में है। और मैं ये कहूँगा कि आपको 5 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको 3 भी याद हैं तो आपका काम हो जाएगा। और इस 3 में भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्वियसली पहला तो याद होगा ही माउंट किलिमंजारो, बिल्कुल सही, ये आपको याद रखना चाहिए। और माउंट स्टैनली, माउंट स्टैनली मैंने ऐसा देखा, या मैंने कुछ बच्चों से कभी कुछ बात हुई, क्वेश्चन हुआ, वो पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता, वो साउथ अफ्रीका पे इसको टिक कर रहे थे। मैंने कई सारे बच्चों को देखा। तो आपको याद रखना है माउंट स्टैनली कहाँ है, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसकी हाइट जो है 5109 मीटर है। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको देख ले। चलिए ठीक है, माउंट किलिमंजारो। अब अगर मैं आपसे कहूं वर्ल्ड्स हाईएस्ट
फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन ऐसा जैसे कि मान लीजिए आपसे मैं कहूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक हो गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट अपने आप में एक माउंटेन नहीं है, माउंटेन है हिमालय। हिमालय की चेन है, उसमें एक चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से और भी है, लेकिन फ्री स्टैंडिंग वो है कि सिर्फ एक ही वही एक वही चोटी है, वो चोटी भी है वही माउंटेन भी है। तो वो जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन जो है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। आया समझ में? वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ है? तंजानिया में। एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहीं बर्फ मिलती है तो मिलती है माउंट किलिमंजारो। एक जगह और मिलती है, बाकी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बर्फ कहाँ मिलती है, लेकिन ये जो है माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट है अफ्रीका का नॉर्मली, और फ्री स्टैंडिंग में दुनिया का हाईएस्ट है। ओके, 5895 मीटर। दूसरा है माउंट केनिया, तीसरा है माउंट स्टैनले। स्टैनले बस आपको याद रखना चाहिए स्टैनले कि आप कहाँ हैं? युगांडा एंड डीआरसी में। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो पॉइंट है, मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड देयर लोकेशन। ओके, इसके बारे में अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे 5 साल का, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। 10 साल का देखेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे। 15 साल में देखेंगे बहुत सारे मिलेंगे। और अगर 30 साल में चले गए तो बहुत 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 सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप देखें मिसिसिपी मिसौरी रिवर। ओके, मिसिसिपी मिसौरी रिवर ये जो है अमेरिका की लार्जेस्ट जो आप कहिए रिवर सिस्टम है अमेरिका का, और अगर दुनिया के लेवल पर देखा जाए तो चौथे नंबर पर है। अब अगर ये चौथे पे है तो ऐसे ही बात बात में देख लेते हैं पहले पर कौन सा है जो रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगी नाइल, नील नदी। दूसरे नंबर पर हो गई अमेजोन। तीसरे नंबर पर है एशिया की, चाइना की, आप नाम बताएंगे। और चौथे नंबर पर है अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी। एक बड़ा ही अच्छा फैक्ट बताऊंगा आपको इसके बारे में, मिसिसिपी और मिसौरी ये जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? इसकी। और इसकी जो लंबाई है वो इससे ज्यादा है। मिसिसिपी से मिसौरी की लंबाई ज्यादा है, 1 किलोमीटर ज्यादा है। टोटल जो लंबाई है वो है, एक की तो है 2340 और एक की है 2341। उस लंबाई किसकी ज्यादा है? मिसौरी की ज्यादा है, मिसिसिपी की 1 किलोमीटर कम है। तो जनरली आप अगर देखेंगे तो मेन रिवर की ही ज्यादा होती है, ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरी की कम, लेकिन यहाँ ये है। अब मिसिसिपी एंड मिसौरी आर 2 डिफरेंट रिवर बट टुगेदर दे फॉर्म द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया, आपका नाइल, अमेजोन और एशिया वाली, चाइना वाली, और चौथे नंबर पे यूएस वाली जो कि है मिसिसिपी मिसौरी। इसके बारे में एक और अच्छी चीज है, वो ये है कि ये जो डेल्टा बनाती है, ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, डेल्टा बनाती है, उसकी शेप होती है बर्ड्स क्लो की तरह, और ये नॉर्थ अमेरिका में बहती है और बह के जाके गल्फ ऑफ वहां पे मैक्सिको की तरफ ये गिर जाएगी। इसका क्या बनाती है? बर्ड्स क्लो बनाती है। क्या बनाती है? बर्ड्स क्लो बनाती है। यहाँ पक्षी के पंजे के समान इसका जो डेल्टा है, डेल्टा की शेप होती है पक्षी के पंजे की तरह। तो ये यहाँ पर इसके बारे में एक अच्छा फैक्ट था। अब मैं इसके बारे में एक चीज और बताऊं, ओरिजिन जो है इसका, मिसिसिपी का जो ओरिजिन है, लेक मिसिसिपी का जो ओरिजिन है, लेक इटास्का का ओरिजिन मिसिसिपी हो सकता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाए नील नदी का ओरिजिन, अमेजन का ओरिजिन, जो एशिया वाली है उसका ओरिजिन, और फिर आपका इनका मैच दी फॉलोइंग करा दे या फिर किसी भी तरह से, तो यही पूछ सकता है ये लेक कहाँ है। तो लेक इटास्का कहाँ? अमेरिका में, वहां से इसका ओरिजिन है। और ये जो है आपकी, मैं देखिए वही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिसौरी ट्रिब्यूटरी है लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी कहाँ की? अमेरिका की, 2341 किलोमीटर, और ये है 2340 किलोमीटर।
ओके। अब मैं इस पे अगर कोई एक और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं, मिसिसिपी ट्रिब्यूटरी मिसिसिपी इज आल्सो लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। बस इतने पॉइंट भी याद हैं तो बहुत है। लेक इटास्का आपको याद रखना है, मिसिसिपी का ओरिजिन लेक इटास्का से है। चलिए चलते हैं आगे। रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, किसके बीच में, कनाडा यूएसए के बीच में, बिल्कुल गलत, ये बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में, जो आपका ये अब भाई मेरे से वहाँ का मैप बनता नहीं है। ये हो गया कनाडा वाला हिस्सा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का, तो ये जो बॉर्डर है ये बनाती है रियो ग्रांडे रिवर, ग्रांडे। अब जैसे कि आप रियो डी जेनेरियो आपका ब्राजील है ना, तो हो सकता है बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, कोई कंफ्यूज हो जाए, नया बच्चा हो कि रियो तो बेसिकली ब्राजील के बीच में और किसी और के बीच में बाउंड्री बनाती होगी, क्योंकि रियो तो ब्राजील में है। तो ये आपको याद रखना है। रियो ग्रांडे जो है वो कहाँ है, वो बाउंड्री बनाती है यूएस अमेरिका एंड मैक्सिको के बीच में। ओके, तो चलिए चलते हैं अब इससे आगे। ये नॉर्थ अमेरिका के रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। आ जाते हैं सेंट लॉरेंस रिवर पर। पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा, यहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत है। सेंट लॉरेंस जो है, सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। अब देखिए, जो बिजिएस्ट रूट जो इनलैंड में बनाती है वो कौन सी है, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर। अब यहाँ क्या लिखा है, वर्ल्ड फेमस नायग्रा फॉल सिचुएटेड ऑन द सेंट लॉरेंस रिवर। ये आपको करेक्ट करने की जरूरत है। अब देखिए, यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये आपने देख लिया सेंट लॉरेंस, 5 लेक हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका नहीं, अमेरिका और यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है। 5 है ना। अब उसमें से एक है सुपीरियर में, फिर है आपका ह्यूरॉन, एक है मिशिगन और एक है एरी, एक है ओंटारियो। ओके, अब यहां है एक ट्रिक है, सुपरमैन हैज ईगो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली भैया, जब सुपरमैन है, ताकतवर है, तो आजकल तो छोटी छोटी सी बातों पे लोगों में घमंड आ जाता है। उसके पास तो बहुत कुछ है, तो उस पर क्यों ना घमंड हो, वैसे घमंड करना गलत बात है। ओके, ये जो है आपको 5 रिवर है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, आपका अरेंजमेंट के बारे में। जो आप ये याद रखें, सुपरमैन हैज ईगो, इस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, हमें प्रॉब्लम से मतलब नहीं, ईगो है तो है। एस से सुपीरियर, एम से मिशिगन, एच से ह्यूरॉन, ई से एरी, ओ से ओंटारियो। ओके, ये 5 हैं। अब ये जो है, जो मिशिगन है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये इकलौती ऐसी है 5 में से जो इंटायरली अमेरिका में है। बड़ी ही खूबसूरत लेक है। हम भी जब यहाँ गए थे तो देखा, हमारे दोस्त का फ्लैट था सामने ही शिकागो शहर में, और सामने से ऐसा बड़ा मज़ा आता था। शाम में जब टहलने भी जाते थे वहाँ पर, और ठंड में हमें देखने का दिल था लेकिन हम नहीं देख पाए, क्योंकि शिकागो जो है बहुत ही ठंडी जगह है शिकागो, और शिकागो को बोलते हैं विंडी सिटी, विंडी सिटी बोलते हैं। अगर वहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर है तो वो लगभग फील जो होगा -15 से 20 के करीब होगा, क्योंकि वहाँ हवाएं बहुत चलती हैं। तो ये हो गया। तो हाँ, यहाँ जो मैं काम की बात बता रहा था अपने बारे में नहीं, वो ये है, जो सेंट लॉरेंस है ना, वो ओंटारियो से निकलती है और कहाँ जाती है, अटलांटिक में, अटलांटिक में चली गई। अब जो नायग्रा फॉल है वो कहाँ बनता है, नायग्रा फॉल बनता है किस किस के बीच में, नायग्रा फॉल बनता है आपका नायग्रा रिवर पर, नायग्रा रिवर है उसी पर ही बनेगा। और ये जो है आपका, ये किसके बीच में बनेगा, एरी जो है, एरी और ओंटारियो के बीच में जो कनेक्शन है, एरी एंड ओंटारियो, इसके बीच में जो कनेक्शन है, इस पर आपका ये है नायग्रा रिवर, नायग्रा रिवर, और इसी पर है नायग्रा फॉल। क्या है, तो ये जो यहाँ इंफॉर्मेशन है, नायग्रा फॉल सिचुएटेड इन सेंट लॉरेंस, इसको आप अपडेट कर लीजिए। ये नहीं है, क्योंकि एरी से ओंटारियो के बीच में है नायग्रा फॉल, ओंटारियो से जो आगे नदी जा रही है उसका नाम है सेंट लॉरेंस।
सेंट लॉरेंस गिर जाती है कहाँ, अटलांटिक ओशन में। तो ये इसलिए इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसको आप अपडेट कर लीजिए। ओके, और इसमें जो मैंने 5 बताई है, सुपरमैन हैज ईगो प्रॉब्लम, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ये है। और इसमें जो मिशिगन है वो इकलौती ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ किस में है, यूएसए में है। बाकी जो है वो दोनों में है, कनाडा में भी और आपका यूएसए में भी। चलिए चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो भी बहुत ही खूबसूरत रिवर है, बड़ा ही बेहतरीन, जो वर्ल्ड्स बेस्ट कैनियन है वर्ल्ड, वो वहां पर है, उन्हीं का नाम है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन है और इसके ऊपर क्या है, हूवर डैम है। वो किस रिवर के ऊपर है, कोलोराडो। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे हूवर डैम, कोलोराडो रिवर कितनी बार पूछा गया है, आपको खुद मजा आ जाएगा इसको देखकर। तो ये थी हमने जो डिस्कस की अभी, कहाँ की रिवर, नॉर्थ अमेरिका की। एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे जो बड़ी है मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा बनाती है बर्ड्स फूड टाइप से, यानी कि जो पक्षी है उसके पंजे की तरह से। रियो ग्रांडे जो है बॉर्डर बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। सेंट लॉरेंस जो है वो ओंटारियो से निकल के जाती है अटलांटिक में, और वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट बनाती है। नायग्रा फॉल इसके ऊपर नहीं है, वो गलत है। नायग्रा फॉल नायग्रा रिवर के ऊपर है। नायग्रा रिवर एरी एंड ओंटारियो के बीच में है। सेंट लॉरेंस ओंटारियो से आगे जाती है और जाकर अटलांटिक में गिर जाती है। कोलोराडो जो है, कोलोराडो के ऊपर हूवर डैम है। बहुत सारी आप यूएस की मूवी देखेंगे, वहां जो बाढ़ का सीन दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि हूवर डैम टूट गया है और बाढ़ आ गई है। हूवर डैम, वहीं भी जो कोलोराडो रिवर है वो नदी पहाड़ों को काट काट के वो जो पहाड़ काटे हैं उसी को ही बोलते हैं कैनियन, और उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। जरा आप मुझे चलिए तीसरा क्वेश्चन, इंडिया में कहाँ कैनियन है, कौन सी रिवर है जो कैनियंस बनाती है इंडिया में, उसका नाम बता दीजिए। ठीक है, मेजर कोल फील्ड्स इन इंडिया। मेजर कोल फील्ड्स इन इंडिया, ये देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा आप ऐसे याद रखिए। वेस्ट बंगाल में एक जगह है रानीगंज, और रानीगंज जो है ओल्डेस्ट कोल्ड फील्ड है इंडिया में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपको याद रखना है। रानीगंज कहाँ है, रानीगंज है आपका वेस्ट बंगाल में, ओल्डेस्ट है। और ये जो है झरिया, झरिया लार्जेस्ट है, झरिया है झारखंड में। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि यहाँ आग लग रही है और न जाने कितने टाइम से लग रही है, और बुझाने की जो टेक्निक है अभी अवेलेबल नहीं है, आग पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो झरिया हो गया कहाँ, झारखंड में। फिर बोकारो आप देख लेंगे, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ये जो है ना ये आपको याद रखना है। रामगढ़ हो सकता है अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप झारखंड तक ना पहुंचे, आप कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में ही फंस के ना रह जाएं। तो रामगढ़ कहाँ है, झारखंड में है। डाल्टनगंज कहाँ, झारखंड में। तो झारखंड की आपको 2 याद रखने हैं, झरिया आपको याद रहेगा ही और रामगढ़ आपको याद रखना है। उड़ीसा में कहाँ है, तलचर है, हिमगिरी है एंड रामपुर है, ये भी आपको एक याद रखना है। यूपी वाले बच्चे बहुत खुश होकर यूपी रामपुर मार कर आए, रामपुरी, कि भैया हम तो बिल्कुल सही के सही क्वेश्चन कर आए हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा। हमारे तो 94 बन रहे थे और 78 वालों का हो गया, हमारा नहीं हुआ। क्योंकि बेटा आप जो है ना जब आंसर चेक करते हो आप अपने दिल से आंसर चेक करते हो। जो आपको लगता है ना, आपने रामपुर मारा, रामपुर, अब आपको लगे रामपुर ही तो ठीक है, लेकिन रामपुर यूपी वाला नहीं, रामपुर उड़ीसा वाला है, इसलिए ये है। तो ये हो गया आपका। अब इसके आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ है क्या, कंतापल्ली। तेलंगाना में है सिंगरेनी, सिंगरेनी, ये मैं कहूँगा इसको भी याद रखिएगा, सिंगरेनी, तेलंगाना सिंगरेनी, तेलंगाना सिंगरेनी। तेलंगाना में कौन सी है, सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में। सिंगरेनी सिंगरौली, सिंगरौली से कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए बता रहा हूँ, सिंगरौली एंड सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में और कोलफील्ड है। छत्तीसगढ़ कोरबा, विश्रामपुर, सोनहट एंड झिलमिल, ये है। सारी चीजें याद रखनी है, नहीं याद रखनी है। वेस्ट बंगाल रानीगंज, झारखंड झरिया, रामगढ़, उड़ीसा रामपुर, तेलंगाना सिंगरेनी, बस इतना भी याद रह गया बहुत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करानी है। दिमाग आपका वैसे ही छोटा सा है, तो उस छोटी सी चीज़ में सारी चीज़ें नहीं भरी जा सकती। मेरे सामने तो भाई देखिए नोट्स हैं और हाथ में भी कुछ कुछ लिख के लेकर आया हूँ, तो वो चीज़ें हैं। तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ यहाँ खड़े होकर, लेकिन आप लोगों को तो लिमिटेड है। और भैया एग्जाम में तो छोटी से ही कन्फ्यूज़न काफ़ी है आपका एग्जाम क्वेश्चन गलत कराने के लिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है
कम पढ़ें बार बार पढ़ें, कम पढ़ें बार बार पढ़ें, कम पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करेंगे, ज़्यादा टाइम तक आपके पास रहेंगी, आप उसको ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे और एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। जो नाइजर रिवर है ये कहाँ की है? अब इंपॉर्टेंट नदियाँ देख लेते हैं हम अफ्रीका की। नाइजर जो है ये जो है अफ्रीका, ओके, दिस रिवर फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ गिनिया। अब इसके बारे में जो है ना, नाइजर रिवर के बारे में एक ही चीज़ बस याद रखिए, इसको बोलते हैं तेल नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइजर रिवर को तेल नदी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पाम ऑयल है, जो पाम की जहाँ खेती होती है उनके बीच से ये बहती है। इसके यानी कि ये कह दीजिए इसके आसपास पाम ऑयल का कल्टीवेशन बहुत बड़े लेवल पर है, इसीलिए इसको कहा जाता है तेल नदी भी कहा जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ काले तेल का कुआं है, कुएं नहीं है, यहाँ पाम ऑयल की वजह से है, इसलिए इसको कहा जाता है। और ये गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ गिनी। और गल्फ ऑफ गिनी वो जगह है जहाँ से आपका 0 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो पास होती है, या फिर GMT जो है जिसको बोलते हैं वो पास होती है गल्फ ऑफ गिनी से। तो ये हो गया आपका नाइजर रिवर। फिर एक है आपकी जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर जो है ये इसके बारे में देख लेते हैं। जाम्बेजी रिवर जो है ये इसके बारे में क्या खासियत है, दो मैं चीज़ें बताऊंगा। विक्टोरिया फॉल है। विक्टोरिया फॉल किस पे बनता है? जाम्बेजी पे बनता है। और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस डैम है जिसका नाम है करीबा डैम। करीबा डैम कहाँ है ये भी पूछा जाता है। विक्टोरिया फॉल किस रिवर पर है ये भी पूछा जाता है। जाम्बेजी रिवर जो है किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? तो ये बनाती है आपका जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? वो है आपकी जाम्बेजी रिवर। इसके ऊपर है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल इसके ऊपर है। और ये क्या बोलते हैं? करीबा डैम इसके ऊपर है। अब है आपकी कोंगो और जायर रिवर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। कोंगो रिवर जो है ये वो नदी है जो आपका इक्वेटर को 2 बार काटती है। इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। अब अगर इक्वेटर को 2 बार काटेगी तो ऑब्वियसली पानी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इक्वेटर पे बारिश बहुत होती है। और इसके ऊपर वर्ल्ड फेमस स्टैनले एंड लिविंगस्टोन वाटरफॉल है। स्टैनले माउंटेन भी हमने बात की थी, वो कहाँ है? स्टैनले माउंटेन कहाँ है? युगांडा एंड DRC, वो मैंने आपको बताया था। और ये जो है कोंगो रिवर ये स्टैनले एंड लिविंगस्टोन वाटरफॉल बनाती है। कौन सा? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कि इक्वेटर को, और करती है। और इस पर प्रसिद्ध स्टैनले एंड लिविंगस्टोन जलप्रपात है, इसी नदी पर स्थित है। और ये जाम्बेजी पे क्या है? विक्टोरिया है। चलिए चलते हैं आगे। कोंगो हो गया। लिम्पोपो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को यानी कि मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। नाइजर रिवर जो है, नाइजर रिवर और इसको बोलते हैं बेसिकली ऑयल रिवर, क्योंकि तेल नदी भी बोलते हैं, क्योंकि ये पाम जहाँ कल्टीवेशन होता है वहां से निकलती है और अल्टीमेटली गिरेगी कहाँ? गल्फ ऑफ गिनी में गिरेगी। दूसरा है आपका जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर जो है आपका इसके ऊपर बनता है विक्टोरिया फॉल। और एक चीज़ है करीबा डैम इसके ऊपर है। और तीसरी खासियत है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर बनाती है। कोंगो रिवर जो है उसका पुराना नाम जायर रिवर। और ये जो है आप इसके बारे में क्या खासियत है कि ये इक्वेटर को 2 बार कटती है। इसके ऊपर 2 फेमस वाटरफॉल हैं, एक स्टैनले और एक लिविंगस्टोन। तीसरा है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है ये साउथ अफ्रीका की। और यहाँ ये क्या, इसकी क्या खासियत है? ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ऐसे जाएगी ऐसे। यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी है जो 2 बार कट करती है? मैंने आपको हिंट दी थी, इंडिया में है, नाम M से है। कमेंट सेक्शन में मुझे उसका नाम आप बच्चों से चाहिए। ओके। ऑब्वियस अगर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैंने देखा, जैसे आप खोलें कमेंट सेक्शन, अरे इसने तो कमेंट किया हुआ है, एक्स स्टूडेंट ने, मैं क्या ही करूं, वो देख लेंगे। आप भी कमेंट कर दीजिए, आपसे क्या मतलब, इतना ज़्यादा तो वो है नहीं, कुछ सेकंड लगेंगे, आप भी अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच। अब ये जो है ना कुछ गर्त के बारे में है। अगर आप देखेंगे 2022-23 का क्वेश्चन, वहाँ क्वेश्चन था और उसमें मैच करा रखा था कि और जो डीपेस्ट है वो किस
ओशन में है, नाम दे रखा था, ओशन का नाम दे रखा था। और कई बार इंडिविजुअली भी पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे भी पूछ ले जाता है कि एक ही नाम देंगे कि इंडियन ओशन की डीपेस्ट कौन सी है या इनमें से कौन सी इंडियन ओशन में नहीं है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। एक है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है ये आपका जो इसके बारे में सबसे पहले जो मैरियाना गर्त है ये कहाँ है, ये है आपका पैसिफिक ओशन में है। पहली बात तो क्या, कौन से सागर में है, प्रशांत महासागर में है। दूसरा, ये दुनिया की सबसे गहरी है। ओके, अब ये कहाँ है, लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ फिलीपींस। ईस्ट ऑफ फिलीपींस में है और डेप्थ कितनी है इसकी, 11,034 मीटर। अगर आप एक सी लेवल लें, सी लेवल से माउंट एवरेस्ट की हाइट देखें और आपकी नीचे डेप्थ देखें सबसे गहरी, तो जितनी हमारी ऊंचाई है 8,848 मीटर पॉइंट कुछ भी हो गया है अभी हाल फिलहाल, उसको देखें और इसको देखें, ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरी है, 11,034 मीटर इसकी है। मैरियाना कहाँ हो गया, पैसिफिक में, फिलीपींस के पास में टोंगा। टोंगा जो है ये लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन में ही है। और टोंगा आइलैंड, टोंगा आइलैंड इसलिए न्यूज में है क्योंकि वहां कुछ टाइम पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और इतना बड़ा इरप्शन हुआ था कि उसकी वजह से सुनामी आ गई थी। तो ये आप याद रखें, होंगा टोंगा जो है ट्रेंच। तो टोंगा ट्रेंच कहाँ है, टोंगा आइलैंड के पास में। एक है सुंडा। सुंडा जो है इसका पुराना नाम था आपका जावा गर्थ, जावा ट्रेंच। और ये जो है इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। इंडियन ओशन का क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है और ये जावा आइलैंड के नजदीक में है। और इसकी हाइट कितनी, इसकी जो गहराई है 7,725 मीटर है इसकी। फिर है प्योर्टो रिको। प्योर्टो रिको जो है ये आपका अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा है। प्योर्टो रिको, अटलांटिक, जावा या सुंडा आपका इंडियन ओशन, और आपका मैरियाना ट्रेंच आपका क्या नाम है, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन। आप अगर बताना चाहें तो आप मुझे आर्कटिक का बता सकते हैं कि उसका सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट सॉइल्स बताई गई हैं यहाँ इंडिया की, जो इंडिया में इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं। एक बार दरअसल इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता चले जाऊं और आप लोगों को लगे कि सर ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, इतने की ज़रूरत है नहीं। मैं वादा कर रहा हूं कि आप इसको देखिए और फिर आप फ़ायदा देखिए। आज थोड़ा सा जब पहला दिन होता है ना, तो पहला दिन में थोड़ी सी गलतियों को माफ़ भी किया जाता है। बाकी अब आप लोगों के कमेंट देखूंगा, उससे भी समझूंगा कि आप लोगों के लिए और क्या इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट, जस्ट गिव मी द फीडबैक। ओके, जस्ट आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। आप फीडबैक देंगे, मैं इंप्रूव करूंगा अपने आप को। रेड एंड येलो सॉइल, जो लाल और पीली मिट्टी है, बेसिकली लाल मिट्टी उस जगह में होगी, लाल या पीली मिट्टी। पहले तो लाल और पीली ये डिपेंड करता है पानी की कंटेंट पर कि उस मिट्टी में पानी कितना है। ओके, दूसरा ये उस जगह पाई जाएगी जहां बारिश कम होती है। तो दे आर मेनली डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो मैंने पहले ही बताया था, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। इग्नियस रॉक्स जो है वो है, या वो प्राइमरी रॉक्स हैं जब आपका मैग्मा बाहर आता है, लावा बनता है और वो जम जाता है। वो जो जब ठंडा होगा उससे जो आपका बनेगा वो होगी इग्नियस रॉक्स, और उसी से ही बनी है क्या आपकी रेड और येलो सॉइल। ओके, तो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू फेमस ही इसलिए है, उसका ओरिजिन ही किस चीज से हुआ है, आपका किससे हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है उसका। दे कवर अभी ये जो है ना 10.6, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एलुवियल, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर इस तरह से, ये बस क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। दीज सॉइल्स आर रिच इन पोटैश बट डिफिशिएंट इन फॉस्फोरस, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन एंड मैग्नीशिया। देखिए कोई सी भी सॉइल है इंडिया में वो नाइट्रोजन में डेफिसिट है, कोई सी भी सॉइल है नाइट्रोजन में डेफिसिट है। कोई सी भी सॉइल का जिसका ओरिजिन जो है वो आपका लावा से है, तो जब लावा है तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बच कैसे सकता है, तो वहां पे ह्यूमस की भी कमी होगी। तो ये क्या है, बट डेफिसिट इन फॉस्फोरस, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन एंड मैग्नीशिया। इतनी चीजें नहीं भी याद है तो नाइट्रोजन का बाय डिफॉल्ट याद रखिए, नाइट्रोजन डेफिसिट सब है। और फिर आपका ह्यूमस, जहां आपका और वोल्केनिक इरप्शन की बात आ जाएगी वहां आपका ह्यूमस भी नहीं होगा। तो रेड एंड येलो सॉइल। फिर है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है काली मिट्टी, अब इसकी कई सारी खासियत हैं। ब्लैक सॉइल की क्या खासियत है कि इसको कहा जाता है
सेल्फ प्लॉइंग या फिर इसमें स्वयं जुताई का, क्योंकि क्या होता है ये बड़ी चिकनी मिट्टी होती है और इसके अंदर मॉइस्चर को कंट्रोल करने की बहुत कैपेसिटी होती है। लेकिन एक वक्त आता है जब पानी सारा सूख जाता है, जब पानी सूख जाएगा तो ये आपस में टूटने लगेगी, ऐसे दरारें पड़ जाएंगी और वो जो दरारें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी दिखती हैं, ऐसा लगता है जैसे इसकी खुद की जुताई हो गई है। तो इसको सेल्फ प्लॉइंग भी कहा जाता है या स्वयं जुताई करने का भी इसमें गुण होता है। इसी का ही दूसरा नाम है, कई बार पूछा गया है, इवन यूपीएससी में पूछा गया है, रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं, तो रेगुर भी बोलते हैं आपका ब्लैक सॉइल को। और ये जो एरिया है ब्लैक सॉइल वाला ये बहुत फेमस है आपका कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो इसको बोलते हैं कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सॉइल का जो टाइप्स हैं जो नाम पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से इसका नाम है ट्रॉपिकल चरनोजेम। चरनोजेम आप इसे याद नहीं रखें, अभी एक दिन बहुत छोटे से मैं बता दूंगा सारे के सारे चरनोजम और ये सारे सब चीज़ें वो हमें अलग से करा दूंगा, इसमें यहाँ रखने की अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी सेल्फ फ्लोइंग है, रेगुर है, कॉटन सॉइल है, इतना याद है। इंटेंसिवली कल्टीवेटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, इसी वजह से इसका नाम कॉटन है। मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कुछ हिस्सा तमिलनाडु का भी। ओके, जनरली दे लैक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन सभी जगह, ह्यूमस आप समझ ही रहे हैं क्यों, बट लाइम एंड आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट इन अबंडेंट क्वालिटी, इसी वजह से इसकी क्या है ये भी है अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से। ओके, अब एक जो इसके आगे है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल, ये बड़ी अच्छी है, ये ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया लाल मिट्टी कहाँ जहाँ पानी कम है, लेटराइट वहाँ है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है, बारिश होगी, अब बारिश का पानी ज़मीन के ज़मीन मिट्टी जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराएगा, उनके साथ केमिकल रिएक्शन होगी और जो वहाँ आपका जो मिनरल्स हैं वो बह जाते हैं, लीचिंग हो जाती है। ये क्या क्या कहेंगे इनको, निश्चलन, निश्चलन जो लीचिंग है इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग, यानी कि उनका रिएक्शन होकर बह जाना, ये निश्चलन से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। उन जगह पर होती है जहां बारिश बहुत ज़्यादा हो। अब बारिश बहुत ज़्यादा वाली आपको कहाँ नज़र आ रही है, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। जब हम केरला गए थे तो केरला में हमने देखा था, मैंने बहुत डीपली इस चीज़ को वहाँ देखा किस तरह से वहाँ की जो आपकी सॉइल है उस चीज़ को, तो ये लीचिंग से बनती है। सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बट लैक्स इन नाइट्रोजन, देखिए आप कहीं भी देखें नाइट्रोजन आपको लैक ही लैक है, पोटाश, लाइम एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट। और द सॉइल इज मेनली फाउंड इन ईस्टर्न घाट, राजमहल, सतपुरा एंड मेघालय। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपसे बोल दिया वेस्टर्न घाट में, तो ऐसा नहीं है कि पूरे वेस्टर्न घाट में एब्सेंट ही है, अच्छे खासे पोर्शन में है जहां पर आपका लेटराइट सॉइल है। अगर मैं इसको देखूं जो ये ईस्टर्न घाट है तो ये टिपिकली बहुत सही नहीं है पूरे में। ईस्टर्न घाट का भी वो वाला हिस्सा जो नीचे है जहां आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून मानसून से बारिश होती है वहां, क्योंकि अगर उससे ऊपर चलोगे तो वहां 200 सेंटीमीटर की बारिश है ही नहीं। तो इस तरह से आप ये देख लेंगे, तो लेटराइट सॉइल कहाँ, जहां बारिश ज़्यादा होती है। और ये जब बारिश वैसे जितना मुझे अंदाज़ा है ज़्यादा देर की नहीं गई होगी, तो
मैं इसको एक बार पीछे चला जाता हूँ। ओके, अब देखिए मैं पूरा रोक कर इसको देखूँ। आप जो है ना यहाँ से हम करते हैं, अगर जो भी पॉइंट पीछे छूटा होगा मैं उसको मैं करा दूंगा। ओके, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा तब मैं भी देख लूंगा कि कहाँ से कहाँ तक की गई है। तो ये हो गया हमारा वल्दाई जो है वोल्गा रिवर। वोल्गा का ओरिजिन कहाँ से है? वल्दाई माउंटेन, वल्दाई वोल्गा का वल्दाई माउंटेन वो कहाँ के? रशिया के। और गिरती कहाँ है? कैस्पियन, जो है आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। और ये लॉन्गेस्ट है आपकी कहाँ की? यूरोप की। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, आपका जो दुनिया की लॉन्गेस्ट नील नदी आपका नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसौरी लॉन्गेस्ट है क्योंकि वो 2341 है। इसी तरह से आप तीसरा बताया था एशिया की, और फिर आपको अमेजोन, और ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट यूरोप की। ये कौन सी है? वोल्गा। और ये गिरती कहाँ है? कैस्पियन सी में गिरेगी। वोल्गा रिवर विच इनडायरेक्टली कनेक्ट्स द बाल्टिक सी टू द कैस्पियन सी हैज़ हिस्टोरिकली बीन एसेंशियल टू रशियन कल्चर, ट्रेड एंड नेविगेशन। जो बाल्टिक सागर को अल्टीमेटली कनेक्ट करती है कैस्पियन से, तो वो कौन सी है? वोल्गा है। वोल्गा जो है लॉन्गेस्ट है, ओरिजिन कहाँ है? आपका रशिया में है, और गिरती कहाँ है? कैस्पियन में। ये अक्सर कंफ्यूज कराता है कि वोल्गा कहाँ गिरेगी, डैन्यूब कहाँ गिरेगी, राइन कहाँ गिरेगी। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है इस पर, इसलिए इसको मैं बार बार बता रहा हूँ। वोल्गा गिरेगी कैस्पियन में। डैन्यूब जो है, डैन्यूब का ओरिजिन है आपका जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री आती है, बड़ी ही अच्छी है, बच्चों को अच्छी लगती है, बाकी बहुत सारे लोगों को चॉकलेट काफ़ी होती है, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पाइनएप्पल ज़्यादा पसंद है। तो ये हो गया डैन्यूब रिवर हो गया। ओरिजिनेट कहाँ करती है? जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट। और गिरती कहाँ है? ब्लैक सी में। ये ब्लैक सी में गिरेगी। इससे पहले जो बताया था हमने वोल्गा, वो कहाँ गिरेगी? कैस्पियन में। और ये लॉन्गेस्ट रिवर, सेकंड लॉन्गेस्ट है यूरोप की। और इसकी जो एक खासियत है, हाँ इसकी जो खासियत है, ये 10 देशों से पास होती है। कितने देशों से? 10 कंट्रीज से पास होती है। कौन सी रिवर? डैन्यूब रिवर 10 कंट्रीज से पास होती है। डैन्यूब डेल्टा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। डैन्यूब डेल्टा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, डिक्लेयर्ड है मतलब वो। इसके बाद है राइन रिवर। राइन कहाँ की है? ओरिजिन कहाँ है उसका? स्विस एल्प्स जो है, स्विस एल्प्स जो माउंटेन है वहाँ से उसका ओरिजिन है। और ये कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में गिरेगी। और ये आपका जर्मनी और नीदरलैंड को सेपरेटिंग जर्मनी फ्रॉम द नीदरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और ये यूरोप का बिजिएस्ट वाटरवे है। दुनिया का बिजिएस्ट कहाँ, कौन सी नदी के ऊपर बताया था? सेंट लॉरेंस के। सेंट लॉरेंस कहाँ से? ओंटारियो से जाती है कहाँ? अटलांटिक के लिए। ओके, वो बिजिएस्ट, वर्ल्ड बिजिएस्ट है। यूरोप का बिजिएस्ट किस पर है? राइन पर है। और राइन जो है, राइन बहुत ज़्यादा फेमस है आपका मिनरल्स के लिए। राइन वैली जो है नहीं वो रूर है, रूर वैली ऑफ जर्मनी, सॉरी आई एम सॉरी। ओके, यूरोप्स बिजिएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे स्ट्रेचिंग 1233 किलोमीटर। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यूरोप का बिजिएस्ट है। लॉयर जो है, लॉयर रिवर जो है ये है आपकी फ्रांस की। फ्रांस की जो है ये आपका लॉन्गेस्ट रिवर है और अल्टीमेटली अटलांटिक ओशन में गिरती है। एक और नदी है फेमस फ्रांस की, सीन रिवर। सीन रिवर वो है जहां आपका पेरिस, जिस पे पेरिस बसा हुआ है। कुछ टाइम पहले की तस्वीर थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन, वो दोनों उस नदी में मतलब बोट के द्वारा टहल रहे थे। तो वो हो गया आपका सीन रिवर। और पो रिवर जो है ये इटली की है, इटली की लॉन्गेस्ट है। और ये आपका इटालियन कोचियन एल्प्स आर द सोर्स। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रख सकते हो तो कहाँ गिरती है? एड्रियाटिक सी में गिरती है। एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी और नॉर्थ सी, इनकी नेबरिंग कंट्री पूछ ली जाती है। मेरी जिम्मेदारी है आपको याद कराने की, मैं याद कराऊंगा एक साथ। ओके, तो ये आपका हो गया रिवर सिस्टम। और अब ये है वर्ल्ड्स मेजर वाटरफॉल्स के बारे में। अभी हमने नायग्रा भी देख लिया था, विक्टोरिया भी, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जो नायग्रा फॉल है ये आपका जो है दुनिया का सबसे, मतलब इट इज़ द नायग्रा फॉल बिगेस्ट है जो नायग्रा वाटरफॉल है। और ये कहाँ? एरी एंड
ओंटारियो जो लेक्स हैं उसके बीच में है नायग्रा रिवर, उस पर ये बनता है। और ये कनाडा एंड यूएसए के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है। बेसिकली वो पांचों ही जो लेक है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। उसी में ये है, जब आप नायग्रा फॉल देखने जाएंगे, आप ऐसे खड़े होंगे, वहाँ से आप एक लॉरी लेंगे, वो बिल्कुल आपको पास में ले जाएगी, वहाँ से झरने पर से पानी गिरेगा और आपको देख कर जो वहाँ मज़ा आएगा। इसी तरह से अगर आप देखें, अमेरिका नहीं जा सकते, वीज़ा लेने में दिक्कत है, हमारा भी वीज़ा लगा था, थोड़ा सा इशू हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली वीज़ा मिला। हर किसी का नहीं लगता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं, मैं किसी को ये कह रहा हूँ। अगर वहाँ जाने में दिक्कत है तो चित्रकूट भी जा सकते हैं, वहाँ भी जाके सेम वही फीलिंग आएगी आपको। ओके, नायग्रा फॉल हो गया। और नायग्रा फॉल के बारे में, विक्टोरियल जो है, विक्टोरिया फॉल आपको मैंने बताया था जाम्बेजी रिवर पर है। जाम्बेजी जो रिवर है वो बॉर्डर बनाती है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, और उसी पे है क्या, करीबा डैम, और उसी पर है विक्टोरिया फॉल। एक है फिर एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है। एंजल फॉल वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है ऑन दी, और रिवर कौन सी है, चुरन रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कैरोनी रिवर की, वेनेजुएला में ये है। एंजल कहाँ है, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला बहुत फेमस है ब्यूटी के लिए, वहाँ पहले बहुत ज़्यादा मिस यूनिवर्स वहाँ से बनती थी, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। और वेनेजुएला की जो खूबसूरती है ख़ास करके लड़कियों की बहुत फेमस है, और इसीलिए अगर आप कह सकते हैं एंजल कहाँ मिलती हैं, वेनेजुएला में। आई एम सॉरी, मतलब बस किसी भी तरह से आपको याद हो जाए वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर है आपके बाद में, इसके बाद में है इग्वाजू फॉल। इग्वाजू जो है बॉर्डर बनाता है बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के बीच में, एंड लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम है इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड कौन सा है, इग्वाजू। इग्वाजू कहाँ, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के बीच में वाटरफॉल है ये। और फिर इसके बाद में है ग्वायरा फॉल। ग्वायरा जो है सीरीज ऑफ ह्यूज वाटरफॉल इन द पराना रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ पैराग्वे एंड ब्राज़ील। ग्वेरा कहाँ है, आपका बॉर्डर ऑफ पैराग्वे एंड ब्राज़ील। इग्वाजू कहाँ है, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका का, तो मेरे ख्याल से आप एक बार इसको चेक कीजिएगा कि कौन सी कंट्री है जिससे ब्राज़ील कनेक्ट नहीं होता है पूरे साउथ अमेरिका में। आप देखेंगे साउथ अमेरिका की एक और है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट वहाँ का बता देता हूँ, बीपी यानी कि बोलीविया एंड पैराग्वे, दो ऐसी कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं साउथ अमेरिका में। अदरवाइज सारी की सारी कंट्री जो है वो पानी से जुड़ी हुई है। अब देखो एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, नायग्रा फॉल। नायग्रा फॉल कहाँ, यूएस और कनाडा के बीच में, नायग्रा रिवर पर जो एरी और ओंटारियो के बीच में है। और फिर है विक्टोरिया। विक्टोरिया किस पर है, आपका जाम्बेजी रिवर पर। जाम्बेजी रिवर जो है बॉर्डर बनाती है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, इसी के ऊपर है करीबा डैम। एक है फिर एंजल डैम। एंजल बड़ी खूबसूरत कहाँ, वेनेजुएला में। और ये जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है, रिवर का नाम है चुरन, और वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, कैरोनी की। फिर है इग्वाजू फॉल। इग्वाजू कौन सा है, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के बीच में बॉर्डर बनाते हैं, बीच में है ये। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम है इन द वर्ल्ड। एंड नायग्रा जो ग्वेरा फॉल्स जो है ये ह्यूज वाटरफॉल है, उन पराना रिवर बॉर्डर बनाती है पैराग्वे एंड ब्राज़ील के बीच में। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें, कुछ पॉल्यूटेंट हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो पॉल्यूटेंट तो है लेकिन नेचर में जाने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं पॉल्यूटेंट हैं, नेचर में जाने के बाद वहाँ भी तबाही मचाते हैं, ख़त्म नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपके पॉल्यूटेंट हैं। अब बायोडिग्रेडेबल में क्या है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन द नेचर। एग्जांपल है जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट है, और आपका एग्रीकल्चर है, पेपर एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, पेपर है, वुड है, क्लॉथ है, केटल डंग है, एनिमल बोन्स, लेदर, ये सब चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन पॉलीथीन है, ख़त्म ही नहीं होती है। कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। माइक्रोबीड्स हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं, जिस वजह से आप देखेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन किस तरह से ओशन में बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है। हाँ, अब आ जाते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी का ये टॉपिक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट है, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, और इसके बहुत छोटा सा है। एक बार जो इम्पोर्टेंट है यहाँ आप ऐसे कर लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन सारे सबका साथ भी करा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट एक्ट 1971 गेव द पार्लियामेंट द, जो 24वां है, बेसिकली एक डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट और
सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिबेट ये थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं कि वो डिबेट का टॉपिक ये था कौन ज़्यादा पावरफुल है, वो एक्शन ऐसे थे जिससे बाद में अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि दोनों के बीच में टसल चल रहा है। तो वो जैसा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसके बाद में सज्जन सिंह केस, फिर शंकरी प्रसाद केस, फिर गोलकनाथ केस, फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर आपका केशवानंद भारती केस, तो वो डिबेट, फिर मिनर्वा मिल केस, फिर आपका आगे इस तरह से चलते रहे हैं। तो जो 24वां है, 24वें ने पावर दी थी सुप्रीम पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। तो ये 24वां है, बिल्कुल सही है। जो 61 है, 61st, ये वो है जिसने आपकी जो वोटिंग एज थी पहले थी 21 साल, उसको घटा के कर दिया था आपका 18 साल, 21 साल से 18 साल। और जो आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो मल्टी मेंबर बॉडी है, आज के टाइम में 3 मेंबर हैं, उससे पहले 1 होते थे, लेकिन यहाँ जब वर्कलोड बहुत बढ़ा तो 2 मेंबर को बढ़ा दिया गया था, यानी कि 3 हो गए थे। तब से फिर बीच में एक बार और चेंज हुआ और अब फिलहाल 3 मेंबर हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इसमें ये पूछता है कब आया था, और ये 61st, और एज कितनी की थी, 21 से घटाकर 18 की थी। द 65th और जो 65वां अमेंडमेंट एक्ट है, इसने क्या किया था, 338 जो आर्टिकल है उसमें इसने क्या किया, बेसिकली क्या है, 338 ये देता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, अब यही देखता था पहले शेड्यूल ट्राइब के लिए भी और ओबीसीज के लिए भी। फिर आपका आया नेशनल 338 ए, इसने बनाया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। फिर आया 338 बी, इसने बनाया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो आप मुझे बताएंगे जो ये है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, और ये जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये 338 बता दिया, 65 से हो गया, 338 किससे हुआ है, 338 बी किससे हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही चीज़ें याद रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ बैठ के बैठेंगे और सारा का सारा रट लेंगे और आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बी पार्टिसिपेटिव, आपको पार्टिसिपेट करना है। 1 घंटे की वीडियो हो गई है, जल्दी खत्म करते हैं। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1991, ये जो है बेसिकली दिल्ली जो थी पहले, दिल्ली में पहले असेंबली थी, फिर उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो फिर ऐसा हुआ कि 90s में आकर जब दोबारा से बात बढ़ी कि भैया इसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली दीजिए, तो वो असेंबली दी गई 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 का। उसने दिल्ली वाज मेड द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी विद दिल्ली, और इसको लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई। बेसिकली क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडिया में 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जिनके पास असेंबली थी, एक तो हो गया आपका दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। अब है आपका जम्मू कश्मीर भी। जम्मू कश्मीर जो है वो पहले एक स्टेट था, लेकिन 2019 में जब 370 आर्टिकल को हटाया गया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। दोनों यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दोनों के पास असेंबली नहीं है, असेंबली है सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के पास। तो आज के टाइम में 3 असेंबली हैं जिनके पास आपका लेजिस्लेटिव, 3 यूनियन टेरिटरी है जिनके पास असेंबली है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, और 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना हाई कोर्ट है, एक तो दिल्ली और एक जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी के पास नहीं है। तो ये हो गया 69th, इसने 7 मेंबर। अब जैसे आप एक चीज़ पढ़ेंगे, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 52nd हो गया, 91st, हाँ, एक है जैसे ये यहाँ पर है 70 मेंबर हैं और 7 इसके काउंसिल ऑफ मेंबर रहेंगे। तो बेसिकली आप पढ़ेंगे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 15% होगी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट में लोकसभा, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी 15% होगी, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन दिल्ली के केस में ये एक्सेप्शन है, दिल्ली के केस में है ये 10%। आप देखिए यहाँ पे खुद कैलकुलेट कीजिए, 7 है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ 70 मल्टीप्लाई बाय, ये कीजिए, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो कितना बचा, 10%। इतना टफ क्वेश्चन मैथ ने आपको मैथमेटिक्स का करके दिखा दिया।
तो ये है 10% इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर आप स्टेट के लेवल में देखेंगे और या फिर पार्लियामेंट के लेवल पर देखेंगे तो वहाँ है 15%। ओके, अब चलते हैं अगले इस पर। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट टू मतलब 25 से लेके उसके आगे तक के हैं। ये आपका मतलब रिलीजन के राइट, और फिर आप आगे देखेंगे माइनॉरिटी कल्चरल राइट। जो 25 है बेसिकली संविधान आपको आज़ादी देता है पूरी, आपको अपने धर्म को, किसी धर्म को मानने की या नहीं मानने की। साथ ही साथ आपको ये भी आज़ादी है, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और प्रोफेस, आप उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं, इसकी आपको पूरी आज़ादी है आर्टिकल 25 के तहत। और ये इंडिविजुअल के रिगार्डिंग है, मेरी मर्जी है मैं किसी रिलीजन को मानूं या मेरी मर्जी है मैं किसी रिलीजन को ना मानूं। मानता हूं तो मेरी मर्जी है मैं उसको बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 जो है वहाँ तो था इंडिविजुअल राइट, यहाँ है कलेक्टिव राइट। ये एक ग्रुप का राइट है, एवरी इंडिविजुअल, ये जो है ना इसमें यहाँ ठीक से नहीं लिखा है, इसको आप अपडेट कर लेंगे। ये कलेक्टिव राइट है बेसिकली, जैसे जो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ग्रुप है, उसके राइट के हिसाब से है। और यहीं से आप एक और चीज़ पढ़ेंगे आगे, आप देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है जो इंडिविजुअल के लेवल पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपका जो ग्रुप है, ग्रुप लेवल पे अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी बचा हुआ है। 27 जो है वो ये कहता है ना, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स विच इज़ फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आप मतलब किसी को भी ऐसे कंपेल नहीं कर सकते, बाध्य नहीं किया जा सकता ऐसे टैक्स के लिए जो किसी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार या रख रखाव के लिए हो। और यहाँ इसमें आगे देखेंगे कि ये इसकी समरी ये है, ना तो ऐसा कोई टैक्स लगाया जाएगा, ना ही ऐसा जो अगर टैक्स से पैसे कलेक्ट किए गए हैं नॉर्मल, ना ही ऐसे किसी चीज़ में पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये हो गया 27 का। 28वां है जो इसकी समरी है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूट जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है या सरकार की मदद से चलाया जा रहा है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को आप कंपलसरी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई है, जैसे कि किसी गुरुद्वारे ने या किसी मदरसे ने या फिर किसी गुरुकुल ने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जो अपने पैसों से है, एक ट्रस्ट के पैसों से। अब वो चाहे तो वहाँ पे भैया वो अगर मदरसे में वो पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो अपने हिसाब से पढ़ाएं, गुरुद्वारे में पढ़ाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से पढ़ाएं उनके स्कूल में, या फिर आपका गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर वहीं पर सरकार का फंड आ गया तो अब आप वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी नहीं कर सकते। तो वहाँ ये है आपका 28 का। 29 ये कहता है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और 30 जो है वो ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश एजुकेशन इस्टेब्लिश करने की परमिशन है, वो अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। और तो उसमें कुछ प्रोटेक्शंस हैं, वो हम एक आगे भी एक टॉपिक आएगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो 29 जो है कल्चरल एज वेल एज एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटीज़ के, चाहे वो आपका लिंग्विस्टिक हो चाहे आपका रिलीजियस हो। आर्टिकल 29 एंड 30। 31 जो है उसको यहाँ से हटा दिया गया, और जो 32 है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हो गया। अब यहाँ पर है जो 14 है पॉइंट, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये है शेड्यूल्स, आपके संविधान की अनुसूचियाँ। अब क्या है देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। हेलो। तो पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत बल्कि, और उसमें भी क्या हुआ फिर ये हुआ कि हर चीज़ को एक्सप्लेन वहीं पे नहीं किया जा सकता, उसकी रेफरेंस दी जाती है। तो जो शेड्यूल है बेसिकली वो एक्सप्लेनेशन है, और फिर एक रेफरेंस दे दी जाती है कि इस शेड्यूल में उसके बारे में डिटेल में है, तो वो रेफर द शेड्यूल, और उस शेड्यूल में सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। तो ये हो गया आपका। तो जो पहला शेड्यूल है वो बताता है बेसिकली जो देश में उसका नाम बताएगा, जैसे कि हम कहते हैं इंडिया दैट इज़ भारत, इसे मैं देख के ही बोलूँगा कुछ भी क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है मेंशंस द कंट्री नेम एंड जो जो पूरे स्टेट्स हैं उनका स्टेट्स के बारे में, उनकी टेरिटरी के बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ मिलती है, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में मिलती है।
जो दूसरा है वो सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, यानी कि जो आपकी वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, आपका सेकंड शेड्यूल से। तीसरे शेड्यूल से मिलती है आपको जो ओथ और अफर्मेशन, जब आप शपथ लेते हो उस शपथ के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तीसरे शेड्यूल से मिलती है। चौथे शेड्यूल में क्या है, जो राज्यसभा में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका फोर्थ शेड्यूल में है। पांचवे में क्या है कि जो आपका शेड्यूल एरिया है, और आज के टाइम में शेड्यूल एरिया जो है 10 स्टेट में है। कितने स्टेट में है, 10 स्टेट में है। उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, पांचवे में मिलती है। छठे शेड्यूल एरिया में जो अदर शेड्यूल एरियाज हैं इनके अलावा वो 4 स्टेट हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, छठे शेड्यूल से। सातवें शेड्यूल में बेसिकली ये बताया गया है कि आपका स्टेट, हमारा जो जो कंट्री है हमारा है फेडरल सिस्टम। फेडरल में मतलब ये होता है कि यूनियन की पावर ये है, स्टेट की पावर ये है, और कुछ पावर ऐसी है जहां दोनों को पावर है। तो वो जो पूरा डिवीजन है कि किसको कहाँ काम करना है वो है 7 शेड्यूल में। और जो 8वां है वो हमारी भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। 9वां जो शेड्यूल है, 9 शेड्यूल है कुछ ऐसे कानून जिनको प्रोटेक्शन चाहिए आपका, या फिर इसको एक तरह से पहले कहा जाता था ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक होल, यानी कि जिसे छुआ नहीं जा सकता वो है। तो यहाँ प्रोटेक्शन के लिए 10वां जो है एंटी डिफेक्शन के लिए है, 11वां जो है पंचायती राज सिस्टम से, 12वां जो है अर्बन लोकल बॉडीज से है, या जो नगर निकाय जो है उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो आपका 5th है, इसमें मैंने बताया था 10 स्टेट है, 3 3 3 और एक हिमाचल। हाँ, तो जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर इधर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र और ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली आपसे कभी उस 10 के बारे में नहीं, लेकिन 4 के बारे में पूछता है। MMTA जो छठे शेड्यूल में है, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 जो है ये MM नहीं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, ये 4 हैं जो आपके छठे में है। साथ में भी आपको पता है, साथ में जो एक चीज़ है वो बस मैं आपको इम्पोर्टेंट वो बताना चाहूँगा कि जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 5 सब्जेक्ट को आपका स्टेट लिस्टें हटा के कंकरेंट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। वो 5 आगे हम देखेंगे, बस वो इंपॉर्टेंट है। 8वां शेड्यूल जो है इसमें 22 लैंग्वेज हैं, और 22 क्या ओरिजिनली 22 थी, नहीं थी, ओरिजिनली 14 थी। इसको 3 बार अमेंड किया गया और 3 स्टेप में उसको ऐड किया गया। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको बता देता हूँ। 9वां जो है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। 10वां जो है आपका डिफेक्शन से रिलेटेड है और इसको 52वें अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। 11th जो है 73rd 1992, 12th जो है 74th और 1992 में इसको ऐड किया गया। इसको भी देख लेते हैं, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। जो आपका पार्ट 1 है वो तो बताता है यूनियन और स्टेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। जो पार्ट 2 है, जब आपका एक राज्य हो गया, एक स्टेट हो गया, जमीन हो गई, उसकी डिफाइंड टेरिटरी हो गई, अब उसका जो हिस्सेदारी होगी उसमें रहने वाले कौन है, यानी कि सिटीजन्स के बारे में। आप अगर देखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो पहले जमीन की बात हो गई, स्टेट, डिफाइंड टेरिटरी, फिर उसमें रहने वाले सिटीजन, फिर जो रहने वाले हैं उनके हक यानी कि फंडामेंटल राइट। अब आपके फंडामेंटल राइट है, अब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है यानी कि DPSP। अब सरकार की जिम्मेदारी, फंडामेंटल राइट सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही आपके रहेंगे, आप पे कुछ ड्यूटी भी रहेंगी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसके बाद में रहेगा एक यूनियन जो पूरा देखेगा सिस्टम क्या है। जब यूनियन से नीचे जाएंगे देखेंगे स्टेट कि वो किस तरह से उसको चलाता है। तो इस तरह से आप पार्ट भी देखेंगे और पार्ट का भी आगे एक आएगा, आगे हम देखेंगे। तो आर्टिकल 5 जो है वो बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 बताता है कि इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950, उस दिन कौन कौन आपके सिटीजन थे। ओके, और यहाँ छठा बताता है इंडियन सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनको सिटीजनशिप। और इंडियन सिटीजनशिप ऑफ पर्सन विजिटिंग पाकिस्तान, जो चले गए उनके बारे में। फिर आपका सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड, आर्टिकल 8। इतना कुछ इसमें सारे के सारे नहीं याद। और फिर आर्टिकल 9 बताता है टर्मिनेशन, और आर्टिकल 11 बताता है लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप।
संविधान ये कहता है कि पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी जो बताएगी कि किस तरह से सिटीजनशिप ली जा सकती है और किस तरह से सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। तो इस चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या आया, आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, और इसने बताया सिटीजनशिप ली जा सकती है 5 तरीके से, BRAND, ब्रांड, यानी कि बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय डिसेंट। ये आपका 5 तरीके हो गए जिससे ली जा सकती है, और खत्म की जा सकती है बाय टर्मिनेशन, बाय रिनंसिएशन एंड बाय डेप्रीवेशन। ये है आपका जो जिस तरह से खत्म की जा सकती है। इसी के ही अगर आप देखेंगे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 वाला, उसमें यहीं पे चेंज की गई है। अब जो उसके रूल्स आए थे उसने बेसिकली डेट को भी चेंज किया है। पहले कुछ डेट थी 24 दिसंबर 2014 तक जो आ गए थे उनको देने की बात थी, अब शायद इसको 2024 कर दिया है। आप एक बार डेट देख लेंगे, लेटेस्ट डेट क्या है जो कट ऑफ डेट रखी गई है जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया में। ओके, तो ये पॉइंट हो गए। अब इसमें हम चलते हैं एक आगे एक अगला पॉइंट है, हाँ, ये पार्ट्स वाला। देखो जैसे अभी हम बात ही हो रही थी पार्ट्स की भी, जो ना मैं अभी आपको बता देता हूँ। बाकी मैंने एक ट्रिक देखी थी और ट्रिक से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत सिंपल तरीके से। अभी हम देख लेते हैं पहले, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सबसे पहले क्या होगी, आपकी ज़मीन होगी, आपका देश होगा, देश में टेरिटरी होगी, उसकी पूरी किस तरह से उसको है संघ और उसका क्षेत्र। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 में। जब पार्ट 1 में अब ज़मीन से तो देश बनेगा नहीं, देश बनता है लोगों से। अब जो लोग वहाँ पे रहेंगे तो उनको कौन आपका लोग है कौन नहीं है उसको देंगे आप सिटीजनशिप से। जब आपने सिटीजनशिप दे दी तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को गुलाम बना के रखेंगे, आप लोगों को आज़ादी देंगे, आप लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स देंगे। तो तीसरे में आ जाएगा उनका फंडामेंटल राइट। चौथा ये है अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से लोगों का भला करे, तो वो आ जाते हैं आपके DPSP यानी कि नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, पार्ट 4। अब इसी बीच में जोड़ा गया कि भैया सिर्फ आप ही के लिए थोड़ी ना होगा, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से। उसके बाद आता है पार्ट 5 जो बताता है यूनियन, यानी कि यूनियन लेवल पर क्या क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर आपका प्रेसिडेंट हो गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। तो यूनियन का पूरा डिफाइन है यूनियन की प्रोसेस। फिर उसके बाद में आपका स्टेट है, आपका 6 नंबर पे, 7वें नंबर पर इसको स्टेट का ही पार्ट था 238, इसको रिपील कर दिया गया। फिर उसके बाद में जो पार्ट 8 है उसमें है यूनियन टेरिटरीज, जो 239 से 242 तक। अभी हमने देखा था 69 अमेंडमेंट एक्ट, उसने आर्टिकल 239 में ही अमेंड किया था। 239 AA दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और फिर है उसके बाद में पार्ट 9, ये है आपका पंचायत से जुड़ा हुआ। पार्ट 9A आपका म्यूनिसिपैलिटी से। पार्ट 9B ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। जैसे कि ये तो ऐड हुआ आपका 73rd से, ये 74 से, ये 97 से। अब जो कोऑपरेटिव बनाने का आपका फंडामेंटल राइट है, राइट नाउ टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज योर फंडामेंटल राइट, आप बना सकते हैं। इसके बाद में है आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये है पार्ट 10 में। पार्ट 11 में क्या है, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप। उसके बाद में है पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी प्रोविजंस जो है। पार्ट 13 में है ट्रेड एंड कॉमर्स, जो सेंट्रल स्टेट के बीच में ट्रेड कॉमर्स है। पार्ट 14 जो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से अक्सर पूछता है। पार्ट 14A ये है ट्राइब्यूनल्स, ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये इलेक्शन के बारे में, ये तो अभी शायद RO के एग्जाम में भी पूछा गया था। पार्ट 15 स्पेशल प्रोविजन इतना नहीं पूछा जाता, लैंग्वेज पूछा जाता है। लैंग्वेज किस में है, पार्ट 17 में। पार्ट 18 ये UPSC में पूछा गया था अभी, इमरजेंसी प्रोविजन और आर्टिकल 352 से 356। मिसलेनियस नहीं पूछा जाता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के तहत। 21 जो है पार्ट 21 इतना नहीं, पार्ट 22 ये भी इतना नहीं। ये आपको यहाँ से जो है ना पार्ट 14A से आपको यहाँ तक याद होनी चाहिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। आज पहली क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझ सकता हूं कि अगर कुछ आपको चैलेंज भी लगेगा, लेकिन हाँ बी रेस्ट एश्योर
कल इससे मतलब आपका भी मैं फीडबैक देखूंगा, उस फीडबैक के बेस पे अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। साइंटिस्ट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजी, ये आप देख लीजिए कितनी बार आपसे पूछा गया है कि बायोडायवर्सिटी जो है जैव विविधता, उसका किसने नाम दिया था? WG रॉसन ने। इकोसिस्टम जो है उसका नाम दिया था H.E. टेंसले ने कॉन्सेप्ट। इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी? फ्रेडरिक क्लेमेंट ने दी। एंड हॉट स्पॉट जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मन मेयर ने दिया। हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? नॉर्मन मेयर ने दिया। ये है आपका वो जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में नेचुरल। वैसे तो अगर कहे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 44 है। अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है लेटेस्ट कौन सा है, तो आप देखेंगे मराठा से रिलेटेड है, उससे पहले आसाम से रिलेटेड था मोइदम, और तो आप ये पिछले 3 देख लेंगे कहाँ कहाँ है, और टोटल देख लेंगे, टोटल 44 है, और लेटेस्ट देख लेंगे, लेटेस्ट 3। और यहाँ पर क्या है आपका वर्ल्ड, वो बेसिकली एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फिर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फिर एक है मिक्स। इंडिया में एक मिक्स भी है जो कि है कंचनजंगा। तो काजीरंगा हो गया आसाम में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में, कियोलडियो नेशनल पार्क कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार मैच द फॉलोइंग में, ये कहाँ है और ये किससे? नंदा देवी या वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वेस्टर्न घाट आपका मैंने बताया था 6 स्टेट में। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद है आपका ये 19 को छोड़कर 20। हाँ, आज का यही लास्ट है। इसको समझाने से पहले मैं पहले एक बार यहाँ आ जाता हूँ, जो मैं पहले ऊपर आपको कुछ समझाने वाला था लैंग्वेज के बारे में। हाँ, ये शेड्यूल के बारे में। ओके, थोड़ा सा बस आपको 2-4 मिनट लगेंगे। अब बाकी शेड्यूल तो आपको याद है, एक तो हो गया 9th 10th 11th एंड 12th। 9 शेड्यूल को ऐड किया गया बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसको किया गया 52nd से, इसको किया गया 73rd से, और इसको किया गया 74th से। आप अगर देखें थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो देखिए पहला पहले से 9th, जो पहला 8 ओरिजिनल थे, आज है 12 शेड्यूल, तो वो जो 4 ऐड किए गए उसमें पहला क्या? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ? आपका 1951 में। ये कब हुआ? 1985 में। ये कई बार पूछा गया है। ये 1992 2020 का क्वेश्चन, 1992 2020 का क्वेश्चन। ये इस तरह से आपका हुआ है, जो आपका शेड्यूल को ऐड किया गया है। 9, 10, 11, 12 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 52nd, 73rd, ये 4। 9th जो है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, या फिर इसको ब्लैक मतलब क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि ऐसा शेड्यूल जहां अगर किसी लॉ को रख दिया तो वो फिर प्रोटेक्शन से बच जाता है। लेकिन उसको फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो केस में ये कहा कि सिर्फ वो लॉ, ये वो कानून प्रोटेक्शन है जो केशवानंद भारती केस से पहले, यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले पहले है, उनको प्रोटेक्शन है। उसके बाद में कोई भी अगर कानून बनाया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और जिस तरह से जुडिशरी फिर एक्शन लेगी वो अपने हिसाब से करेगी। 9th हो गया। 10th जो है 52nd, ये है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, यानी कि आया राम गया राम एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपका किसको आपको डिस्कार्ड किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर को, चाहे MP चाहे MLA। आपका 11 जो है 73rd, ये है पंचायती राज से जुड़ा हुआ, और जो 12th है ये 74th, ये है अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ा हुआ। तो ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं एक अगला जो है एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल इसमें क्या थी? इसमें थी ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस। अब इसको जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस थी। अब यहाँ इसमें क्या हुआ? पहले आया 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर आया 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर आया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप देखें इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। इसमें कितनी लैंग्वेज हुई ऐड? 1। इसमें कितनी हुई? 3। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें कौन सी थी? सिंधी, सिंधी हो गई। इसमें थी आपकी नमक, NAMAK, नमक।
नेपाली, मैथिली, और आपका केस है कोंकणी। यहां थी सिंधी, नमक, और फिर यहाँ थी एमएसडी की बैटिंग। ये मैंने ऐसे याद रखा था, एमएसडी की बैटिंग, यानी कि मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। मैं एक सेकंड ये देखता हूँ, मुझे एम से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो देख ही लेते हैं, गलत बोलने से तो बेहतर है देख लें। हाँ, ये जो है ना मैथिली है, यहाँ पर मैथिली, ये है आपका मणिपुरी, मणिपुरी, और मणिपुरी को ही बोलते हैं METEI, मेती, मेती। तो ये हो गया आपका 8 शेड्यूल। ओके, तो बस इतना ही था आज के लिए। और जो लास्ट टॉपिक था उसमें वो था क्या आपका अ, 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 जो 19वां पॉइंट था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। मैं अभी ऐसे आपको बताऊंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि फिर आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो मैं अभी बस ये कैसे नहीं आ रहा, डोंट सेव, डोंट सेव, मैंने कर दिया, हाँ ये आ गया। हमारे 18 पॉइंट हो गए थे, 19वां जो है वेस्ट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब एकदम तैयार हो जाइए ध्यान से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक आदमी है बहुत ही बेचारा गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। सबसे पहले तो बस यही है कि किस तरह से उसका पेट भर जाए। अब जब आदमी है, बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सोचेगा किस तरह से उनका फ्यूचर बेहतर हो जाए। ये सारी कहानी चल रही है। अब इस कहानी को बैकग्राउंड में रखते हुए बस आप मेरी स्टोरी सुनिए और आप देखेंगे। एक बहुत ही गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी का सबसे पहले क्या सपना होगा, जो बहुत गरीब है, कि किस तरह से मेरी गरीबी दूर हो जाए। क्या हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है गरीबी रातों रात दूर हो जाएगी, बच्चे भी हैं उसके। अब उसे कहीं से पता लगा कि देखो यार ऐसा है, तुमसे कुछ कमाया तो जा नहीं रहा है, काम वाम तो तुम्हारे पास है नहीं, ये बच्चे भी भूखे हैं, तो कम से कम तुम इनको स्कूल भेज दो, वहाँ सरकार फ्री में खाना खिलाती है। क्या करती है, सरकार फ्री में खाना खिला रही है, जो मिड डे मील के थ्रू। तो गरीब आदमी अपने बच्चे को भेजता है मिड डे मील के लिए। पहला है आपका इरेडिकेट पॉवर्टी, दूसरा है आपका, वो मिड डे स्कूल क्यों भेज रहा है, मिड डे मील के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी है। तो दूसरा है जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी को, शून्य भूखमरी को खत्म करना है। जब उसने स्कूल में, अब उसे अच्छा खाना मिल रहा है बच्चे को, उस बच्चे को क्या मिड डे मील के थ्रू खाना ठीक मिल रहा है, तो उस खाने से अब वो क्या करेगा, उस बच्चे का हेल्थ बेहतर होगी। यहाँ जो है ना, आप स्कूल से बेहतर पीछे वापस आ जाइए। चलिए मैं यहीं रोकता हूँ इस डिस्कशन को, इस चीज़ को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी की जगह स्कूल बोल गया। वो आप ठीक है, मैं अभी रिकॉर्ड करके इसको अलग से अभी आपको सेंड कर देता हूँ। तो आज का ये पहला डिस्कशन था बच्चों, आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे आप कमेंट कीजिएगा, और आपके जो कमेंट है ना वो आगे का रास्ता, जो आगे का सफ़र है वो तय कराएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको बेहतर से बेहतर कर सकूँ, और भी अपनी तरफ से मैं चीज़ें बेहतर कर सकूँ, और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करा सकूँ। और हाँ, पूरी कोशिश करूँगा बहुत जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।